करने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 132 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की मीन्स 124 अनुच्छेद ये बोलता है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 124 अनुच्छेद ये बोलता है कि भारत के अंदर एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद में जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, उस समय टोटल कितने थे? 8 थे। 8 में क्या आता है? एक तो मुख्य न्यायाधीश और 7 कितने आते हैं? अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, मीन्स टोटल कितने थे? 8। न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है। 1956 में कितनी हुई? 11 हुई बढ़ के। ठीक है, एक हमारा मुख्य न्यायाधीश, 11 अन्य, टोटल कितने हो गए हमारे? 10 है। ठीक है, कितने हो गए? 11। ठीक है, अब फिलहाल में कितने हमारे 2019 में जब बना है, फिलहाल में कितने हैं? एक तो हमारा मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश है। टोटल कितने हो गए हमारे? 34। कितने हो गए? 34। ठीक है, अनुच्छेद 124 के अंदर हमारा प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। जब हमारा ठीक है, और उसके बाद में जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उसमें कितने थे हमारे? टोटल 8 थे। अब कितने हैं करंट में? 34 हैं। ठीक है, उसके बाद में एक जज न्यायाधीश बनने के लिए क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट में या दो से अधिक कोर्टों में क्या हो? लगातार 5 वर्ष तक का, लगातार 5 वर्ष तक क्या हो? न्यायाधीश रहा हो। क्या हो? लगातार न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? किसी उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट में या दो से अधिक कोर्टों में लगातार 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्ष तक क्या हो? अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, अधिवक्ता क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पे जो पेश होता है, उनके विचारों को जो वाद विवाद के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? अधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? राष्ट्रपति की नजर में प्रसिद्ध विधिवेता हो, कानून का जानकार हो, विधिवेता बोलते हैं इसे। ठीक है, हमारी क्या कंडीशन है एक जज बनने के लिए? भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में या कम से कम या किसी भी मुख्य कोर्टों में लगातार 5 वर्ष तक कंटिन्यू क्या होना चाहिए? 5 वर्ष तक जज रहना होना चाहिए, या किसी हाई कोर्ट में कम से कम लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो। क्या रहो? अधिवक्ता रहो, या राष्ट्रपति की नजर में क्या हो? प्रसिद्ध विधिवेता हो, उसे हम जज चुनने के लिए लायक मानते हैं। क्या होना चाहिए? जज के लिए हम लायक मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। कौन है हमारे? अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश आज जो 27 अगस्त है, आज कौन है हमारे? उदय उमेश ललित जी, नवनीत उदय उमेश ललित हमारे 49वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए। ठीक है, उदय उमेश ललित आज नियुक्त हुए हैं 49वें नंबर पे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इनकी सैलरी कितनी होती है मुख्य न्यायाधीश की? हमारी 2,80,000 रुपए इनकी होती है। और इनकी किससे आती है? संचित निधि से आती है। कौन सी निधि से आती है? संचित निधि से। मुख्य न्यायाधीश की ये हमारे संविधान के कौन से भाग में होते हैं? 5वें भाग के अंदर इनका वर्णन होता है। कौन से? मुख्य न्यायाधीश का भाग संविधान के कौन से भाग से होता है? 5वें भाग से। अनुच्छेद 126 में क्या है? मैं पहले बता चुका हूं कि 126 में ये लिखा है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए।
अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को किसी कानून में किसी चीज में अगर समस्या आ जाती है, ठीक है, कोई कानून के रूप से सलाह लेनी होती है सुप्रीम कोर्ट से, तो अनुच्छेद 143 जो है वो राष्ट्रपति को पावर देता है किसी मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए, कानूनी सलाह लेने के लिए, किसे, अनुच्छेद 143 के अंदर। अनुच्छेद 137 क्या करता है, उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति का क्या करता है, वर्णन करता है। ठीक है, अगर कोई केस में अगर कोई जजमेंट आ जाता है उसके द्वारा अगेंस्ट उसमें जाते हैं, रिव्यू करते हैं, जुडिशियल रिव्यू मींस दोबारा देखते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो किसके तहत है, अनुच्छेद 137 के तहत है। ठीक, आर्टिकल 137 के तहत। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में, अगर सपोज कर लेते हैं अभी आज तक हमारे कौन थे, एन.वी. रमणा थे, एन.वी. रमणा जी थे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आज उनकी जगह पे कौन आए हैं, हमारे उदय उमेश ललित जी आए हैं, तो ये हमारे रिटायर हो गए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई बैठकों के लिए बुलाया जाता है तो सेवानिवृत्त रिटायर्ड को भी क्या है बुलाया जाता है बैठकों में, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 128 के तहत, अनुच्छेद 128 के तहत। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, संविधान के 5 भाग में होते हैं। अनुच्छेद 124 के अंदर ये लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, हमारे देश में क्या एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। अनुच्छेद 147 क्या करता है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से कोई परामर्श लेना हो तो उससे हमें क्या करता है, सलाह लेनी हो किसी कानून के बारे में, तो 143 से राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 137 में क्या है, कोई सुनवाई कर देते हैं, उसको अगर दोबारा उसको देखना, जुडिशियल रिव्यू मीन्स दोबारा देखना है, तो ये कौन शक्ति करता है, अनुच्छेद 137। 128 में क्या है, कोई मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं तो उनको बैठकों में बुलाया जाता है, तो कौन सा अनुच्छेद पावर देता है, 128। ठीक है, उसके बाद में आते हैं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली महिलाओं के बारे में है। ठीक है, हमारी प्रश्न आता काफी बार एग्जाम में, पहली भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं, न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीबी। कौन थी, जस्टिस फातिमा बीबी। ठीक है, उसके बाद में कौन चुनी गई, जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रूपामाल, जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा, आर भानुमति, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। अब इनको थोड़ा सा गो थ्रू करना क्यों जरूरी है, एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन सी महिला न्यायाधीश नहीं रही हैं, पर एक आ जाएगा जस्टिस फातिमा बीबी, एक आ जाएगा रूपामाल और एक कोई दूसरा नाम दे देंगे, तो इनमें से ये पूछते हैं कि कौन नहीं रही है, इसलिए हमें एक बार इनका गो थ्रू करना जरूरी है। पहली कौन थी, हमारी फातिमा बीबी। ठीक है, दूसरे नंबर मतलब सुजाता मनोहर है लेडीज में, फिर कौन है, जस्टिस रूपामाल, फिर फोर्थ पे कौन है, जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा, आर भानुमति, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, दो आर भानुमति क्या है, 2014 से लेकर अब तक भी हैं, और ये 2011 से लेकर अब तक है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी। जस्टिस इंदु मल्होत्रा 2018 में हुए थे और ये अब तक चल रही हैं, और इंदिरा बनर्जी करंट में है, मतलब 2000 सितंबर तक हैं ये। ठीक है, ये हमें एक बार नाम हमें याद रखने हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से क्या आता है कि इनमें से कौन महिला न्यायाधीश नहीं रही हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद में क्या है कि भारत में संघ न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1947 को, किसको, 1 अक्टूबर 1937 को, कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, ये जो अधिनियम है 1935, जब संविधान बना बहुत सी चीजें, इसमें से काफी चीजें ली गई, जैसे आरबीआई की स्थापना है, ये है ना, इनमें संघ न्यायालय, इसमें से बहुत कुछ लिया गया था। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम है ये 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चीजें काफी बार आता है कि सबसे ज्यादा किसमें से लिया गया था, भारत सरकार अधिनियम से जब हमारा संविधान बना था। ठीक है, तो संघ न्यायालय की स्थापना बेसिक रूप से कब हुई थी, किस अधिनियम के तहत हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, उस समय इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस गवेर थे। ठीक है, सर मॉरिस गवेर थे। ठीक है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, भारत में जब आजाद हुआ तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, 28 जनवरी 1947
28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, उस समय मतलब जब 28 जनवरी 1950 को बना, तब कौन थे हमारे? हीरालाल जे कानिया मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया जी। कब हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की भारत के? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब पुराना उसमें था, कौन से दिन की थी? भारत सरकार ने 1935 के तहत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। उस समय प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गवेर जी। ठीक है, अब आता है एक नाम आता है, भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? ये काफी बार पूछ भी सकते हैं, क्यों इनका नाम आता? एम हिदायतुल्लाह जो थे, इनका नाम आता है। ठीक है, क्यों आता है? इन्होंने एक बार अभी तक एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। क्योंकि जब हमारे तीसरे नंबर पर मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके बाद कार्यवाहक के रूप में वीवी गिरी जी को चुना गया था। तो जब चुनाव हुआ तो वीवी गिरी जी ने भी भाग लिया था। तो उन्होंने क्या, जो भाग लिया, उन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया, तो ये पोस्ट खाली हो गई थी उसमें। तो उस समय पर एक बार कार्यवाहक के रूप में एम हिदायतुल्लाह जी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। सिर्फ एक ही ऐसे राष्ट्रपति हैं, सॉरी न्यायाधीश हैं जिन्होंने एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो ये कौन से नंबर पे थे? 11वें नंबर पे थे। कौन से नंबर पे थे? 11वें नंबर पे थे। कब? 1969 में ही इनका क्या था? 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक 1969 में क्या है? एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। सिर्फ आम हिदायतुल्लाह, सिर्फ एक ही ऐसे न्यायाधीश हैं। और कौन से नंबर पे चुने गए थे? 11वें नंबर पे। ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन है? वाईवी चंद्रचूड़ जी। ठीक है, वाईवी चंद्रचूड़ जी। और कितने? मतलब 7 साल 4 महीने 20 दिन तक। दिन याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये रखना है कि कौन थे लंबे न्यायाधीश तक? वाईवी चंद्रचूड़ जी। दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर प्रसाद का है। दूसरे स्थान पर लंबा काम कार्य किसने किया था? लगभग 4 वर्ष 4 महीने के लिए। कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद जी। ठीक है, अब आता है भारत के मुख्य सबसे कम समय तक कार्य करने वाले के एन सिंह मीन्स कमल नारायण सिंह ने सिर्फ 18 दिन कार्य किया था। सिर्फ 18 दिन कार्य किया था। कौन थे? कमल नारायण सिंह। ऐसे एक न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने सिर्फ 18 दिन काम किया, सबसे कम समय तक। कौन है? कमल नारायण सिंह। उसके बाद में दूसरे स्थान पर कार्य मतलब 29 बढ़ के कितने दिन काम किया? 29 दिन काम किया। किसने किया? राजेंद्र बाबू ने। 40 दिन। तीसरे नंबर पर काम किसने किया? जेबी पटनायक जी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी जी। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। कौन है? फातिमा बीबी जी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली अन्य महिला न्यायाधीश अब हम जिनका कर चुके हैं, जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रूपा माल जी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी और आर भानुमति, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। ये हमारे क्या है? रह चुके हैं। इनका नाम एक बार गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। सिर्फ कंपटीशन में ये पूछ लेंगे इनमें से कौन महिला न्यायाधीश नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद में हमारा ज्ञान मूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, उच्चतम न्यायालय की चौथी महिला जज कौन थी? ज्ञान सुधा मिश्रा जी। ठीक है, ये इससे पहले कहाँ थी? हाई कोर्ट पटना में क्या है? मुख्य न्यायाधीश रह चुकी थी अप्रैल 2010 में। ठीक है, 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के रूप में कौन थे? केजी बालाकृष्ण। केजी बालाकृष्ण थे। और ये क्या था? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए इनका एक बार गो थ्रू करना जरूरी है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? केजी बालाकृष्ण। किसवें नंबर पे? 37वें नंबर पे। उसके बाद में आता है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। देश के एक ऐसी महिला अधिवक्ता है जो वकालत से सीधे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश। ठीक है, ये एक ऐसी इंदु मल्होत्रा जी ऐसी थी, सिर्फ सीधी क्या है? वकालत से सीधी क्या है? न्यायालय में सीधी न्यायाधीश नियुक्त हुई है। ठीक है, इंदु मल्होत्रा जी न्यायमूर्ति। ठीक है, 38वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन है? एस.एच. कपाड़िया। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मीन्स इनका जन्म है ना स्वतंत्र भारत के बाद में हुआ है, इसलिए क्या है? ये कौन से नंबर पे थे? 38वें पे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन है? एच.एस. कपाड़िया जी। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एस.एच. कपाड़िया जी। अब आज 27 अगस्त 2022 को हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं? उदय उमेश ललित जी। कौन है? कौन चुने गए हैं? 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं? उदय उमेश ललित जी, 27 अगस्त 2022 को। और ये सिर्फ 74 दिन के लिए चुने गए हैं, 74 डेज के लिए। क्यों? क्योंकि 74 डेज के बाद में इनकी 65 वर्ष उम्र हो जाएगी।
65 वर्ष में 65 वर्ष की क्या हो जाएगी, इनकी एज हो जाएगी, इसलिए क्या ये 74 दिन के बाद में ये रिटायर हो जाएंगे। उदय उमेश ललित जी 49वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं आज ही के 27/1/2000, ठीक है। और उसके बाद में संविधान की व्याख्या करनी हो तो संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसे होता है? संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को होता है। संविधान की किसी चीज में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमें देखना है, तो उसकी व्याख्या सिर्फ कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है, ठीक है। और भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? दो आते हैं काफी बार क्वेश्चन। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। आज के लिए थैंक